गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने मुगल साम्राज्य को देखा। मुगल साम्राज्य का भी आरंभ कर रहे हैं, बाबर के विषय में देखे और फिर हुमायूं की कहानी देखे कि क्या क्या हुआ। नेक्स्ट आज हम लोग हुमायूं के विषय में क्या क्या याद करना है ये चीज देखेंगे। चलिए, तो आप लोग पेज नंबर 12 है, नोट्स में निकाल लीजिए, ठीक है। आइए। हाँ, कल देखे थे हम लोग कि लाहौर के गवर्नर दौलत खां का पुत्र दिलावर खां, ना ये नहीं, हाँ, दिलावर खां और आलम खां बाबर को निमंत्रण देने गया था लोग भारत पर आक्रमण करने के लिए। और संभवतः ऐसा माना जाता है कि इसी समय राणा सांगा भी अपना उसको बाबर को निमंत्रण दिए थे कि भाई आइए और इसको लोदी को हरा कर जाइए। लेकिन बाबर लोदी को हराने के बाद यहीं रुक गया, है ना, और नई समस्या खड़ी हो गई और उससे भारत में एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हाँ, पेज नंबर 12 के सेकेंड कॉलम में बाबर को आमंत्रित करने वाला राणा सांगा एवं अन्य लोगों के योजना के विपरीत बाबर इब्राहिम लोदी को, ये सब तो देख चुके थे हम लोग, नहीं? हाँ, कि तुर्की भाषा में बाबर नामा लिखा, ये सब हो चुका था। और मुबैयान पद शैली का ये किया, हुमायूं से देखना था। तो हुमायूं का है 1530 से 1556। 1556 में कल बताए थे ना, सीढ़ी से गिर के लड़खड़ाते हुए अपना मर गए। तो हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, कल बताए थे। इसकी मां का नाम माहम अनगा था। इसका काम नहीं है, इसको अंडरलाइन नहीं करिएगा। इसके अन्य भाई कमरान, अस्करी तथा हिंदाल थे, इसको अंडरलाइन करिए। इसके अन्य भाई कमरान, अस्करी तथा हिंदाल थे। इसके अन्य हुमायूं सत्ता संभालने के पूर्व बदखां का सूबेदार था। ये बदखां आपका इधर पड़ता है सेंट्रल एशिया में, बदखां का सूबेदार था। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने कमरान को काबुल, कंधार, अस्करी को संभल किधर है, उड़ीसा, और हिंदाल को अलवर और मेवाड़, राजस्थान में अलवर और मेवाड़ की जागीर दी। याद रखिएगा, किसको क्या दिया, अंडरलाइन कर लीजिए, पूछता है। ये यूट्यूब लगा, आगे देखिए, आगे देखिए। हुमायूं के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं, इसी से प्रश्न आएगा। पहला, 1533 में दिल्ली में इसने दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण करवाया। दीन पनाह को अंडरलाइन करिए। पूछेगा दीन पनाह क्या है, तो किला है। दुर्ग माने होता है किला। हुमायूं का किला वहीं पे है, इंडिया गेट है ना, बस उससे सटे हुए थोड़ा सा इधर है दीन पनाह। और इसी को तुड़वा के, दीन पनाह को तुड़वा के शेरशाह पुराना किला बनवाया, पुराना किला बनवा दिया। रिंग रोड से, आईटीओ से भी जाता है आदमी तो किनारे किनारे दिखता है। हाँ, क्यों नहीं आएगा, मुगल साम्राज्य पढ़ना है।
तीन पनाह हुमायूं का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। शेर खां, अगला देखिए, शेर खां या शेर शाह के खिलाफ अभियान प्रारंभ करने के क्रम में बंगाल बिहार के रास्ते में जन्नताबाद नामक शहर का निर्माण करवाया। जन्नताबाद को अंडरलाइन कर दीजिए। कल बताए थे ना आप लोगों को कि जब हुमायूं अपना बंगाल बिहार पर आक्रमण करने आ रहा था तो रास्ते में जितने लोग थे सबको शेर शाह मरवा दिया। तो देखा कि अरे ये तो लाश का लाश बिखरा हुआ है, तो सबको साफ उफ करवाया और जन्नताबाद नामक शहर बसाया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चौसा का युद्ध 26 जून 1539, अंडरलाइन करिए। पूछेगा चौसा का युद्ध है कब हुआ, किसके बीच हुआ? हाँ, चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? शेरशाह और हुमायूं के बीच है। तो हालांकि इसमें कोई हार जीत तो नहीं हुआ, जीत कहेंगे कि शेरशाह का हुआ क्योंकि हुमायूं किसी तरह जान बचा के भागा। चौसा कहाँ है? बक्सर के पास, बक्सर के पास। ठीक है, इसी को बक्सर का युद्ध भी कहते हैं या चौसा का युद्ध। शेरशाह और हुमायूं के बीच में शेरशाह विजयी रहा, इसको बक्सर के युद्ध के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला, बिलग्रामी का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, इसको भी अंडरलाइन करिए। और इसी युद्ध के बाद कल बताए थे कि हुमायूं भाग गया और दिल्ली पर शेरशाह का कब्जा हो गया। तो करिए, बिलग्रामी का युद्ध या लिखिए बिलग्रामी 17 मई 1540। ठीक है, ये कन्नौज में हुआ था, यमुना के किनारे। यहाँ पे देखिए ये रहा आपका कन्नौज, यहाँ यूपी में, यहीं पर ये युद्ध हुआ था। अब यहां से ये हार के चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान उस समय हालांकि पाकिस्तान नहीं था, सिंध नाम था, सिंध प्रांत नाम था। देखिए शेरशाह, हुमायूं हारने के बाद सिंध चला गया। इसी के समय दिल्ली पर अफगान शासक शेरशाह बैठा। इसी के समय नहीं, इसी के साथ शेरशाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा। साथ साथ मैंने हार गया, भाग गया और दिल्ली पर कब्जा हो गया शेरशाह का। देवरा का युद्ध भी हुआ था, पहले ये हुआ था, या यहाँ का नहीं, ये गलत टाइप हो गया है। अब आगे देखिए क्या हुआ। हुमायूं युद्ध हारने के बाद सिंध चला जाता है और वहां हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली, सिया मीर बाबा उर्फ दोस्त अली की बेटी हमीदा बेगम से शादी कर लेता है, जिससे अकबर जन्म लेता है। जिससे अकबर जन्म, तो याद रखिएगा सिया मीर बाबा उर्फ दोस्त अली किसके गुरु थे? हिंदाल के। ऊपर पढ़े हैं ना, देखिए हिंदाल को अलवर मेवाड़ ये सब मिला था, ये वाला इलाका हिंदाल को मिला था। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि सिया मीर बाबा उर्फ दोस्त अली किसके गुरु थे? तो हिंदाल के। हिंदाल कौन है? हुमायूं का भाई।
अस्करी, हिंदाल और कमरान, 4 भाई थे। तब बाबर मरे थे ना, तो बाबर कहे थे कि भाई देखो हुमायूं, भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना, हाँ भाइयों के साथ मिलजुल कर रहना, उनसे माने अनबन बना के नहीं, इसीलिए जितना साम्राज्य था सब भाइयों में बांट दिया, लो भाई अपना अपना शासन। ठीक है, अब आइए, हुमायूं शेर शाह के मृत्यु के बाद, कल जो कहानी बताए थे, बीच में शेर शाह आए, मर भी गए। शेर शाह की मृत्यु के बाद पुनः दिल्ली के शासन पर कब्जा जमाने के लिए दिल्ली पर आक्रमण किया। तो अब दिल्ली पर कौन शासन कर रहे थे? अफगान, शेर शाह के बाद के राजा। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मंगोल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में बैरम खां पराजित हुआ। इस युद्ध को सरहिंद का युद्ध कहा जाता है। 22 जून 1555। गलती लगता है लिख दिया है, हो उल्टा लिख दिया। अफगान सेना पराजित हुई ना, बैरम खान लिख दिया है पराजित हुई, उसको सुधारिए। बैरम खान विजय हुआ ना, इसमें उल्टा लिख दिया है, तो सुधार दीजिए। फोटो में, फोटो स्टेट में गलत है, वही करे कि जब हार जाएगा तो कैसे राजा बनेगा। तो बैरम खां विजय हुआ लिख दीजिए, पराजित के जगह पर मिसप्रिंट हो गया, उसको विजय कर दीजिए। ठीक है, और इसी के साथ अफगान सेना का अंत हो गया और दिल्ली पर फिर से हुमायूं का कब्जा हो गया। अभी हुमायूं सत्ता संभालता और शासन सुदृढ़ करता, तब तक अपना सीढ़ी से गिर के मर जाता है। और अकबर अभी बच्चा था, तब फिर अफगान एकत्रित हुए इससे लड़ने के लिए मुगलों से। तब वही अकबर को संरक्षण देता है बैरम खां। ठीक है, आइए, हुमायूं पुनः राजा बनता है, लेकिन यह ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाता है। हाँ, दीन पनाह नामक किला में, दीन पनाह देखिए पुस्तकालय दे दिया है, गलत लिखा है, दीन पनाह किला न था, दीन पनाह नामक किले के पुस्तकालय से, उसी में पुस्तकालय था, उसी किला में। इस पुस्तका नहीं, पुस्तकालय ठीक है, दीन पनाह किले के पुस्तकालय से, ऐसे सेंटेंस होगा। एनसीईआरटी बुक में किला का फोटो दिया हुआ था, ये इसका पुस्तकालय का फोटो दिया हुआ है। पुस्तकालय से गिर जाने से इसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत बड़ा ज्योतिष था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की। ठीक है, चलिए हो गया, ये हुमायूं खत्म। और ये इसमें नहीं लिखे है ना, इतिहासकार लेनपुल वाला लिखे होंगे आगे। अब देखिए, अभी देखिए हम लोग कि बीच में शेर शाह चले आए, बीच में शेर शाह आए। अब देखिए शेर शाह का क्या होता है, शेर शाह ने कौन कौन से सुधार किए। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। पेज नंबर 13 पर आ जाइए आप लोग, पेज नंबर 13 पर। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था?
फरीद खां। जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। पिता का नाम हसन खां, जौनपुर के एक छोटे जमींदार थे। यह सूर्यवंश से संबंधित थे। ठीक है, आगे देखिए। मोहम्मद बहार खां लोहानी, मोहम्मद बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। कल घटना जो बताए थे ना, तो यही इन्हीं के यहाँ इनके पिता भी टैक्स वसूलने का काम करते थे। तो इसी के साथ अपना जंगल में शिकार करने गए और शेर को अपना मार दिया। तभी से इसको शेर खां की उपाधि दी गई। इसने चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो शेरशाह कहेंगे कि प्रथम भारतीय मुसलमान थे जिन्होंने दिल्ली के सत्ता पर कब्जा जमाया। उससे पहले वो सब तुर्क या ये सब ग्रुप से थे लोग। इनका जन्म कर्म सब यही हुआ था। और पहला अफगानी भी इनके बाद दूसरा बना है, लेकिन इनके जैसा टीका नहीं और साम्राज्य खत्म हो गया। दिल्ली पर अपना साम्राज्य स्थापित। कलिंजर अभियान 1545 के दौरान गोला फटने से मृत्यु होगी। कल कहानी सुनाए थे। यह युद्ध के समय उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहे थे। पहले ही सब एग्जाम में पूछता था कि कौन सा हथियार चला रहा था, तो उसका नाम था उक्का। अब ये सब नहीं आता है एग्जाम में, है ना। अभी सब नहीं आता। हथियार जैसे बंदूक तोप ये सब होता है ना, उस समय कुछ होगा उक्का। हाँ, अब देखिए शेरशाह का जो काम दिया गया है, इससे प्रश्न आएगा। शेरशाह के काम से प्रश्न आएगा। तो देखिए शेरशाह का क्या क्या काम है भी। ग्रैंड ट्रंक रोड जो बंगाल से सोनार गांव तक है, उसका निर्माण करवाया। तो देखिए यही है, ये जो हम लोगों का जीटी रोड है ना, इसी को ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं। ये यहां से बंगाल से ऐसे जाते हुए पाकिस्तान में लाहौर तक था। ठीक है, तो इसका कुछ हिस्सा अब तो इतना चला गया पाकिस्तान में और बाकी इतना बच गया इंडिया में। और ये बना था पहली बार अशोक के समय। बना था कब? अशोक के समय। इसको बार बार बीच बीच में रिपेयर कराया गया। तो ये शेरशाह भी इसको रिपेयर करा के फर्स्ट क्लास करवाए। फिर अंग्रेज आए तो वो भी इसको रिपेयर करा के वही इसका नाम रखे ग्रैंड ट्रंक रोड। नाम सुनने में नहीं अंग्रेजी सा लग रहा है, तो सब कौन बनवाए थे? अशोक के समय बना था पहली बार। बाद में ये लोग केवल रिपेयर करवाया है, पता चला कि, लेकिन फिर भी अशोक का बनाया हुआ चीज शेरशाह तक बचेगा। तो वही चीज है कि अशोक कहाँ 230 BC में, शेरशाह 1500 1550 में, तो 1700 साल ना हो गया। 1700 साल तक यहाँ 17 महीना नहीं ये जीटी रोड टिकता है। और उस समय तो ऐसी मिट्टी का रहता था, इतना हजारों साल तक टिकेगा नहीं ना टिकेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि किसने बनवाया? तो शेरशाह। और तब उसके बाद हमेशा ये लगातार रिपेयर होते आया है। आइए, हाँ, अन्य सड़कें बनवाया। आगरा से मांडू, आगरा से जोधपुर, लाहौर से मुल्तान।
तो ये सब इन सड़कों के किनारे विश्राम के लिए सराय का निर्माण कराया। सराय कल बताए थे ना कि जितना सराय है, सराय यही नहीं है, दिल्ली में भी है, मोड़ सराय, जिया सराय, बेर सराय, बेगूसराय, हाँ, कंपनी सराय, और एगो कौन सराय है हो वहां बांध पर, उसको सराय सराय मोड़ कहते हैं नहीं, भारतीगंज के पास सराय मोड़ कहते हैं कहता। तो सराय क्या थे? आश्रय स्थल थे, एक तरह से कहिए कि जैसे अभी ट्रेन चलती है तो कैसे प्लेटफार्म है, रुकता है अपना, तो उसी टाइप से था, अपना कारवां रुकता था, अपना लोग रात में आराम करते थे। आइए, तो सराय को अंडरलाइन करिएगा कि सराय का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह ने। आइए आगे देखिए। हाँ, इसने चांदी तथा तांबे के नए सिक्के चलाए। देखिए, चांदी को रुपया, तांबे को दाम कहा गया, अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, यहीं से अब रुपया शब्द स्टार्ट हुआ, और अभी तक हम लोग रुपया रुपया कर रहे हैं। तो ये रुपया शब्द किसका स्टार्ट किया हुआ है? शेरशाह का। तो चांदी का हो गया रुपया और तांबे का दाम। देखिए, आप लोग भले ना समझते हो, जैसे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पूछते हैं इसका कितना दाम, कहता है ना आदमी कि कितना दाम है। तो इसका मतलब समझे, उस समय जो दाम चलता था ना, तो उसमें वो पूछा जाता था कि कितना दाम, एक गो कि दो गो कि तीन गो, तो वो कहेगा कि 3 दाम, तो 3 देना पड़ेगा, माने एक सिक्के का वैल्यू 1 दाम। तो देखिए, बोलते हैं हम लोग, लेकिन रियल सेंस नहीं जानते। अब दाम का मतलब आदमी प्राइस लगा लिया है, नहीं, दाम का मतलब सोचता है प्राइस, लेकिन प्राइस नहीं है। ये जो दाम सिक्का है उससे कंपैरिजन करके उसको कहा जाता है। ऐसे थोड़े कहते हैं कि इसका दाम कितना रुपया है, दाम नहीं कहेंगे, प्राइस कहेंगे। इसका दाम कितना रुपया कहेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि दाम भी एक मुद्रा है और रुपया भी एक मुद्रा है। तो दाम और रुपया कौन प्रारंभ किए? शेरशाह, अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए, इसी बार के इसमें इंटर वाला में जीतल पूछा है, टंका जीतल पूछा था शायद। आइए देखिए, तो हाँ, देखिए, पहला सुल्तान था, इसने अपने सिक्कों पर अपना नाम, पद, टकसाल का नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया। इसका मतलब समझ में आया? सिक्का होता है ना, सिक्का, तो एक तरफ उस पर अरबी लिखवाया, एक तरफ देवनागरी, मतलब ये हिंदी वाला क ख ग घ वाला है ना। तो ये पहला शासक था जिसने सिक्कों पर देवनागरी लिपि में छपवाना शुरू किया। मैंने वो पीछे लिखा रहता है 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके, तो एक तरफ अरबी में छपवा दिया और एक तरफ देवनागरी में छपवाया है। हाँ, देखना, वो अब वो सिक्का नहीं है, अरे आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाला जान जाएगा तो चीन। हाँ 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 हाँ, अरे ना मत भेजना है, अरे वो सब सिक्के का कीमत लाखों रुपया से ऊपर है। चांदी का है, छीन लेगा आर्कियोलॉजिकल वाला, जेलों में डाल देगा। कहाँ से ले, कहेगा कि लगता है इसके घर में खजाना है, कहीं जेसीबी लेके मत पहुंच जाए, खोदो खोदो। हाँ, 5 रुपया का है वो, अरे तो रखा नहीं, अरे हम ही रखे। मेरे घर में भी वो जो पुराना दादा दादी थे, वो लोग रखे हुए थे, तो खर्चा हो गया तब वो कुछ बचा हुआ है, लेकिन उतना पुराना नहीं है। देखेंगे कितना अंग्रेज वाला है, सब अंग्रेज वाला, 1700-1800 का है।
है? वो सबके घर होगा ना? ना, मेरा इतना बड़ा बड़ा है, 1 रुपया वाला है। हाँ हाँ है ना, नहीं छीन, ज्यादा मिल जाएगा ना तो छीन लेगा, चला जाएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे पर। हाँ चलिए, 1 मिनट जरा सा। शेरशाह ने भूमि के माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सम की डंडी का प्रयोग किया है। तो ये काम का नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा, इंटर में नहीं आएगा। अब ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता। हाँ, स्थापत्य से आएगा क्वेश्चन, क्या क्या बनवाया। तो सब तो हम लोगों के सामने ही है, शेरशाह का मकबरा सामने ही है, और रोहतासगढ़ का किला सामने ही है, और उधर शेरगढ़ का किला सामने ही है। तीनों देखे, और तीनों पर कोचिंग के लड़कों का टूर ले गए हैं। एक पता ले जाने की जरूरत ही नहीं है, टहलते टहलते जाता है लोग, है ना। तो आइए देखिए, शेरशाह का मकबरा सासाराम, बीपीएससी में पूछा था एक बार। तो जो सासाराम वाला था बड़ा खुश हुआ कि अरे इतना आसान पूछ दिया। और दूसरा बड़ा क्योरी कहूं मकबरा है भाई, शेरशाह का मकबरा। अगला देखिए, दीन पनाह को तुड़वाकर पुराना किला बनवाया। पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में। पुराना किला के अंदर किला एक कुहान का निर्माण करवाया। किला एक कुहान भवन टाइप का है, ठीक है। तो पुराना किला याद रखिएगा, और कुछ नहीं। रोहतासगढ़ किला और शेरगढ़ किला भी लिख दीजिए। शेरगढ़ किला इस पर नहीं है। शेरगढ़ किला कहाँ है? करमचट डैम के पास। रोहतासगढ़ से बहुत बड़ा है, रोहतासगढ़ तो कुछ नहीं है। रोहतासगढ़ किला न लगता है कि वो हवेली है, किला नहीं है। किला शेरगढ़ वाला है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि 2-3 दिन में भी नहीं घूम पाइएगा लोग पैदल, ई पार से ऊपर। सासाराम पूरा पहाड़ पर एकदम कर दिया है। चलिए, 1541 में इसने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से बसाया। लीजिए, आज जो हम लोग पटना पटना कर रहे हैं, पटना नाम कौन रखा? शेरशाह। इससे पहले पटना क्या था? पाटलिपुत्र था। अशोक के समय से ही पाटलिपुत्र चलता आ रहा था। अब बीच में ना उसका नाम अजीमाबाद भी था। शहजादा अजीमा भी आएगा बाद में। इसका नाम, पटना का नाम अजीमाबाद भी था। चलिए, तब पटना कौन किया? शेरशाह। आगे देखिए। हाँ, इसके शासनकाल में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। भूमि कर तो सब में था। शेरशाह की मृत्यु के बाद इनके वंशज उतने प्रभावशाली नहीं रहे और धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता चला गया। इस परिस्थिति को देखते हुए हुमायूं पुनः दिल्ली पर कब्जा जमाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। वही देखे थे ना, सरहिंद का युद्ध है। 1555 में सरहिंद कहाँ है? हरियाणा में की लड़ाई में अफगान सेना पराजित होती है और दिल्ली पर पुनः मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। लेकिन हुमायूं अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाता है और वह 1556 ईस्वी में काल कलावित हो जाता है, माने मर जाता है। काल कलावित होता है मतलब मर जाता है। ये किसका है हो? देखो तो बंद हो गया। फोन करके हमारा भी बंद करवा। सब खत्म हो गया है ना, 12 मिनट। ओ, तो फिर से चालू कर दो। ला 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 ला, ला। 12 मिनट का
तो परीक्षा चालू था। अब आइए, हुमायूं का बेटा अकबर अभी बहुत छोटा था। अब आते हैं अकबर पर। अकबर को प्रोटेक्शन कौन देगा? बैरम खां। अकबर को प्रोटेक्शन कौन देगा? बैरम खां। तो सुनिए, हुमायूं का बेटा अकबर अभी बहुत छोटा था। इस स्थिति को देख अफगान पुनः हेमचंद अर्थात हेमू नामक व्यक्ति के सेनापतित्व में संगठित होते हैं। अफगान अभी पूरी तरह बिखरे नहीं। एक हेमू नामक व्यक्ति है, उसके नेतृत्व में अफगान सेना संगठित होती है। अब सुनिए, यहां भी बहुत दिलचस्प कहानी है। क्या हुआ कि हेमू बहुत पराक्रमी शासक था। अब तक जितना भी युद्ध लड़ा है था, एक भी युद्ध हारा नहीं था। 12-13 युद्ध लड़ा था, सब जीत गया था। तो अफगान उसी को अपना सेनापति बनाया कि आप ही के उसमें हम लोग लड़ेंगे। बाकी कोई अफगान राजा वैसा था नहीं। तो दोनों के बीच अफगान सेना और मुगल सेना के बीच युद्ध हुआ। युद्ध एकदम अंतिम क्षण में था और अफगान जीत गए युद्ध को। अफगान जीत गए। अब बैरम खां अपना सेना लेके अब कि भाई चलो अकबर, अब यहां हम लोग नहीं टिक पाएंगे। सब मुगल वापस जाने का तैयारी करने लगा लोग। तो हुआ ये कि जैसे युद्ध चल रहा था, अब बैरम खां अपना हो गया कि अब हम लोग हार गए, मुगल सेना परास्त हो गई थी। तो हुमायूं क्या, हेमू क्या किया, जैसे घोड़ा पथा, तो हेमू क्या किया कि जैसे ही कवच पहन के सब नहीं लड़ा जाता था, और उसको ऐसे बाहर निकाल के अपना लड़ते लड़ते पूरा गर्मी जैसा हो गया। थोड़ा सा सोचा हवा खा ले। तब तक पता ना कहां से किधरों से कोनो तीर चला दिया और आके आंख में लग गया। घोड़ा से गिर गया। हेमू गिर गया घोड़ा से। और जैसे ही हेमू घोड़ा से गिरा कि हेमू का सैनिक देखा कि ये तो हेमू को तीर लग गया, मर गया का, तो घोड़ा से गिर गया। और हेमू के सेना में भगदड़ मच गया। और जब भगदड़ मचा तो बैरम का कहा कि ये सब क्या भागने लगा, हारे हम है भागला ये सब। तो देखा कि अरे ये तो हेमू भी गिर गया है। और उसका फायदा उठा के बैरम खां का सेना फिर हमला कर दिया। तनी मनी बचल था, इतना अपना भागने में लग गया सब। और तब तक बैरम खां हमला कर दिया। जीता हुआ युद्ध हार गया। तो नियति को मंजूर था कि अकबर राजा बने। नियति को मंजूर था कि अकबर राजा बने, नहीं तो काम खत्म था मुगल का। चलिए आइए देखते हैं कि संभवतः हेमू भारत के सिंहासन पर, ऐसा कहा जाता है कि कुछ दिन के लिए कब्जा जमा के दिल्ली पर भी बैठा है, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य मिलता नहीं है, विवादित है। हाँ, हेमू नामक व्यक्ति के सेनापतित्व में संगठित होते हैं और दिल्ली पर आक्रमण के लिए चल पड़ते हैं। दिल्ली पर कब्जा करके खुद को भारत का राजा घोषित कर देता है।
संभवतः हेमू भारत के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम व्यक्ति है। मैंने मध्यकाल में इस समय मुगल सेना बैरम खां के नेतृत्व में आगे दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। हेमू की सेना और बैरम खां की सेना 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा। तो 1526 में प्रथम युद्ध है और 1556 में द्वितीय युद्ध है और एक तृतीय युद्ध भी हुआ है 1761 में। तो देखिए पानीपत ना मुगलों के लिए बड़ा लकी था। मुगलों के लिए इसको कहीं और लड़ना चाहिए था। 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें लोदी हार गया बाबर से, तब मुगल साम्राज्य आ गया। और फिर हेमू हार गया बैरम खां से, फिर मुगल साम्राज्य आ गया। तो इसको पानीपत में नहीं लड़ाना चाहिए था, कह देना चाहिए था ना पानीपत भाई तुम लोगों के लिए लकी है, कहीं और लड़ो। हाँ अगल बगल कितना मैदान था, लेकिन ये लोग पता ना क्यों पानीपत लोग को नजर आ रहा था, लो हार गया। आगे देखिए, आंख में तीर लग जाने से हेमू के आंख में, हेमू छूट गया है। हेमू के आंख में तीर लग जाने से अफगान सेना पराजित हो गई और दिल्ली पर फिर से मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। ठीक है, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अंडरलाइन किए। पानीपत का द्वितीय युद्ध अंडरलाइन कर दीजिएगा कि पूछ देगा एक तो सरहिंद का युद्ध, उसके बाद हुमायूं बैठा, और पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद कौन बैठा? अकबर। अकबर तभी बच्चा था, सारा देख रेख बैरम खां कर रहा था। आइए देखिए, अब आते हैं अकबर 1556 से 1605। 1530 में बाबर मर गए और 1556 में हुमायूं, तब अपना सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाला शासक अकबर। ये देखिए 1556 से लेके 1605 की 39 की 49 है 49 ना। हाँ देखिए, अकबर के विषय की प्रारंभिक जानकारियां, हालांकि सबसे नहीं आता है, आगे क्वेश्चन आएगा बताएंगे। 15 अक्टूबर 1542 हमीदा बेगम बानू के गर्भ से, यानी कि जब अकबर गद्दी पर बैठता है तो किस साल का है? 42 में जन्म लिया और 56 में गद्दी पर बैठा तो 14 साल। राज्याभिषेक 14 फरवरी 1456 कालनौर नामक स्थान पर। हाँ 1556। अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठा, इसका काम नहीं है। हाँ अब देखिए, जब गद्दी पर बैठा तो इसने अपने साम्राज्य में बहुत सुधार किया, तब जाके 50 साल शासन किया है, नहीं तो कब का विद्रोह कर देता है सब बीच में। आज टेस्ट भी है, किसका है? अरे मनीषा है नहीं, ले उस जोधा अकबर है, वो अपना इंटरटेनमेंट के लिए है। और ये भारत एक खोज सीरियल जो है वो नॉलेज के लिए है, हालांकि उसमें भी इंटरटेनमेंट है लेकिन नॉलेजफुल ज्यादा है और सत्य ज्यादा है उसमें। आगे देखिए, तो अकबर ने अपने शासनकाल के दौरान अब सुधार करना शुरू किया। तो इससे पूछता है कि कब क्या किया। तो देखिए, पहला दास प्रथा का अंत 1562। दास प्रथा का अंत
1562 में। दास प्रथा क्या है कि बताए थे ना कि जब युद्ध होता था तो जो राजा हारता था वहां के प्रजा को, वहां के अन्य किला में रहने वाले सबको दास बना लिया जाता था। तब बोला अकबर की ना ना ना, ये गलत बात है। दुश्मनी राजा से नहीं कि प्रजा से है, दुश्मनी उसके सैनिकों से जो लड़ रहे हैं उससे न है कि जो बेचारा निर्दोष है वो क्या, हम युद्ध लड़ रहे हैं तो हमारी ना गलती, उसमें हमारी प्रजा की क्या गलती है। तो अब किसी को दास नहीं बनाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया, दास प्रथा का अंत कब किया, 1562 में, यानी कि 6 साल बाद। 6 साल बाद 20 साल का हो गया नहीं। अब देखिए दूसरा, हरम दल से मुक्ति। हरम दल से मुक्ति 1562। हरम बताए थे, हरम जहां जिस महल में रानियां रहती थी उसको हरम कहा जाता था। तो उसमें उसकी माँ, मौसी, बहन सब थी। तो ये जब छोटा था तो इस पर अपना विचार थोपते रहती थी, ये करो ऐसे करो, नहीं बैरम खा के खिला भड़का दिया सब। तो तभी से ये हरम धन पर खपा था, लेकिन उसमें था सब अपना ही, मारे तो किसको मारे। तो अब अपना सफा मना किया कि अब किसी भी महिला को दरबार में नहीं आना है और हमारे राजकाज में किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई सलाह नहीं देना है। इसी को कहते हैं कि हरम दल से मुक्ति। कब हुआ, 1562 में। तीर्थकर की समाप्ति। तीर्थकर जो गैर मुसलमान थे, इधर उधर तीर्थ पर जाते थे, खास करके हिंदू, तो उनसे टैक्स लिया जाता था, वो भी खत्म कर दिया। इसीलिए अब ये क्या हुआ, हिंदुओं में भी लोकप्रिय हो गया। ठीक है, तीर्थ अलग है, जजिया अलग है। देखो आगे देखो, 1564 जजिया भी समाप्त हो गया। वो स्पेशली केवल जो तीर्थ पर जाते थे उनके लिए था। जजिया को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही छोड़ते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं, और उसको फोन लगाया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।